हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हमारी चर्चा चल रही है फिजियोलॉजी पर। फिजियोलॉजी में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में कल हमने कुछ देखा था, थोड़े बहुत पार्ट हमने देखे थे, उसी के आगे हमें डिस्कस करना है। तो आज की क्लास में हम आगे बढ़ने से पहले ज़रा एक बार कल की क्लास को देख लेते हैं, हमने क्या-क्या देखा था। सबसे पहले हमने तंत्रिका तंत्र की बात की थी। हमने देखा था कि तंत्रिका तंत्र क्या है, किस तरह से वो कार्य करता है। फिर हमने तंत्रिका तंत्र का एक छोटा-सा क्लासिफिकेशन देखा था कि किस तरह से हमने तंत्रिका तंत्र को वर्गीकरण किया है। तो हमने देखा था कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसको हमने 2 पार्ट में किया था। एक था आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा था आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो जो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र था, कल हमने इसके क्लासिफिकेशन को देखा था, यानी कि जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, ये 2 भागों में विभक्त है। एक है आपका मस्तिष्क, जो कि है आपका ब्रेन, दूसरा है आपका ये सुषुम्ना रज्जु, जिसे हम क्या कहते हैं? मेरुरज्जु भी कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो आपका ब्रेन है, ये जो हमारा मस्तिष्क है, ये हमारा मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त है, अग्र, मध्य और पश्च। इन अग्र, मध्य, पश्च में भी हमारे जो मुख्य-मुख्य पार्ट हैं, जिसमें हम अग्र मस्तिष्क के अगर मुख्य की बात करें, तो उसमें आपका आता है प्रमस्तिष्क, यानी कि जो सेरिब्रम है, दूसरा है आपका थैलेमस, तीसरा है आपका हाइपोथैलेमस। ये आपके मुख्य रूप से जो अग्र मस्तिष्क है, उसके भाग होते हैं। फिर हमने बात किया था पश्च मस्तिष्क की, तो पश्च मस्तिष्क की अगर बात करें तो इसमें आपको 3 देखने को मिलता है। एक है आपका पोन्स फेरुलाई, दूसरा है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, तीसरा है आपका सेरिबेलम। ये 3 पार्ट हमने कल देखे थे। साथ ही साथ हमने इसके वर्गीकरण को भी समझा था कि जो मानव मस्तिष्क है, इसको हमने किस तरह से वर्गीकृत किया है। मानव मस्तिष्क के अगर हम भार की बात करें, तो वो 1200 से 1400 ग्राम होता है। अगर पर्टिकुलर स्त्री या पुरुष को पूछे तो उसके लिए आप अलग-अलग देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि जो मानव मस्तिष्क होता है, ये चारों ओर से खोपड़ी की अस्थियों से बना होता है और ये इसे क्या कहते हैं? क्रेनियम बॉक्स कहते हैं। क्रेनियम बॉक्स और मस्तिष्क के बीच में 3 परतें पाई जाती हैं या 3 झिल्लियाँ पाई जाती हैं, जिसे हम मस्तिष्क का आवरण या फिर मेनिन्जेस कहते हैं। ठीक? आगे था आपका जो अगला था, ये हमने देखा था कि किस तरह से ये रेड वाला पार्ट आपका ब्रेन है और ये ऊपर का जो है ये क्रेनियम बॉक्स है, उसके बीच में 3 झिल्लियाँ हैं। इन तीनों झिल्लियों का नाम ध्यान रखिएगा, क्या था? ड्यूरा मैटर था, दूसरा था आपका एरेक्नोइड था, तीसरा था आपका पाया मैटर। तो ये 3 झिल्लियाँ होती हैं जो कि हमारे मस्तिष्क और क्रेनियम बॉक्स के मध्य में पाई जाती हैं। इनका कार्य क्या था? तो ये हमारे मस्तिष्क को बाह्य आघातों, चोटों इन सब से बचाकर रखती हैं। हालाँकि जो हमारे शरीर के जितने भी नाज़ुक अंग हैं, वो सारे के सारे किसी न किसी झिल्ली में होते हैं और वो क्या क्या कार्य करते हैं? तो वो सारे के सारे यही कार्य करते हैं कि जो हमारे नाज़ुक अंग हैं, उन्हें बाह्य आघातों से रक्षा करते हैं, उनको बचाते हैं। हमने इसके 2 मुख्य कार्य को भी देखा था, साथ ही साथ हमने इसके भाग को भी देखा था। तो ये जो मानव मस्तिष्क है, ये आपको पता है कि बहुत ही कोमल नाज़ुक होता है और ये जो होता है इसका वज़न एक व्यक्ति के वज़न का 1/50वाँ भाग होता है।
अगर हम बात करें जो ये मस्तिष्क होता है हमारा, तो मस्तिष्क हमारा धूसर रंग के पीले-पीले पदार्थ से बना होता है। आपको पता है कि हमारे जो मस्तिष्क होता है, उसमें दरारें और उभार दोनों होती हैं। हमने कल आपको बताया था कि अगर आप मस्तिष्क देखना चाहते हैं, तो जाकर एक अखरोट देखिए। क्या होता है कि जो हमारे मस्तिष्क में उभरा हुआ भाग होता है, उसे हम मेड़ कहते हैं और अगर हम बात करें दरारों की, तो इन दरारों को हम फीशर के नाम से जानते हैं। फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने देखा था अपने मस्तिष्क के भागों को। हालाँकि हमने अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और क्या देखा था? मध्य मस्तिष्क। इसके एक-एक नाम और हैं, उनको भी ध्यान रखिएगा। जिसमें हमने देखा था प्रोसेंसिफिलॉन था, दूसरा जो आपका था वो था मेसेंसिफिलॉन था और तीसरा जो था आपका वो रोम्बेनसिफिलॉन था। ये 3 आपने परतें देखी थी और आपने इन परतों के भी जो यानी कि हमारे मस्तिष्क के 3 भाग देखे थे। इन तीनों भागों के भी अलग-अलग भाग थे जिसे हमने कल ही चर्चा कर लिया था। अब आज की क्लास में हमें क्या देखना है? आज की क्लास में हम इन्हीं पार्टों के बारे में डिटेल में थोड़ा-सा चर्चा करेंगे। कुछ पॉइंट हैं उन्हें नोट डाउन करते हुए चलेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क के बारे में आपने पढ़ा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा जो अग्र मस्तिष्क है, ये इसमें कौन-कौन से पार्ट होते हैं? आपने देखा जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, इसमें मुख्य रूप से आपके 3 पार्ट देखने को मिलते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और तीसरा जो है आपका वो क्या था? तीसरा आपका था क्या था? ये आपका तीसरा वाला था प्रामस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम था। अब अगर हम बात करें थैलेमस की, पहला है आपका पहला पॉइंट है थैलेमस। इसमें आप ध्यान रखिएगा अगर हम थैलेमस की बात करें तो ये आपका ये बड़ा और अंडाकार होता है जो कि आपके धूसर पदार्थ का बना होता है। और ये क्या होता है? ये आपका तृतीय निलय के बगल में तथा उससे कुछ दूरी पर पीछे की ओर स्थित होता है। ध्यान रखिएगा थैलेमस को हम क्या कहते हैं? थैलेमस को रिले स्टेशन की संज्ञा दी गई है। थैलेमस के ऊपर एपिथैलेमस होता है, इसी से पीनियल ग्रंथि जुड़ी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि पीनियल ग्रंथि किससे जुड़ी होती है, तो वो जुड़ी होती है एपिथैलेमस से। अब ये एपिथैलेमस कहाँ होता है? क्या ये थैलेमस के ऊपर होता है, हाइपोथैलेमस के ऊपर होता है या फिर ये सेरिब्रम के ऊपर होता है? तो अगर हम बात कर रहे हैं एपिथैलेमस की, तो एपिथैलेमस जो है वो थैलेमस के ऊपर होता है। इसी से यानी कि जो एपिथैलेमस है, इसी से पीनियल ग्रंथि जुड़ी होती है। थैलेमस क्या करता है? तो थैलेमस संवेदनाओं व मस्तिष्क के संदेश का जो संगम बिंदु है वो होता है। अगर हम बात करें जो हमारा थैलेमस है, ये दर्द, ताप, स्पर्श, पीड़ा इत्यादि चीज़ों को उत्तेजनाओं को नियत स्थानों में पहुँचाने का के कार्य करता है। इसके अलावा ये क्या करता है? इसके अलावा ये संवेदी और भावुक प्रक्रियाओं के प्रति भी काफ़ी सक्रिय होता है। आपने क्या देखा? आपने इसमें 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 2 पॉइंट तो मैंने यहीं पर रखा है। क्या? कि जो हमारा थैलेमस है, इसके ऊपर एपिथैलेमस पाया जाता है और इसी से पीनियल ग्रंथ जुड़ी होती है। ये थैलेमस जो है हमारा, ये संवेदनाओं और मस्तिष्क के संदेशों का संगम बिंदु होता है। इसी थैलेमस को रिले स्टेशन की संज्ञा भी दी गई है। और अगर इससे बात किया जाए इसके आकार की, तो ये बड़ा और अंडा के आकार का होता है। इतना पॉइंट आप इसमें ध्यान रखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन और नोटबुक लेकर बैठा कीजिए। जो ये पीडीएफ लेते हैं उनके लिए भी है, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि हम इसमें नोट डाउन नहीं किए होते हैं, बाद में ही आपको बता देते हैं।
तो अगर आप पेन और नोटबुक लेकर बैठेंगे तो साथ ही साथ आप नोट डाउन करते हुए भी चलेंगे। अगला अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस की, ये तो हमने बात कर ली थैलेमस की। अब हमें क्या बात करना है? अब हमें देखना है हाइपोथैलेमस के बारे में, ठीक? अब ये जो हाइपोथैलेमस है, ये थैलेमस के सामने नीचे की ओर और पीयूष ग्रंथि के ठीक ऊपर स्थित होता है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा होता है। अब ये तंत्रिका कोशिका क्या है? तो थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, तंत्रिका कोशिका के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो जो ये आपके हाइपोथैलेमस होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है? तो ये बने होते हैं आपके तंत्रिका कोशिका से और ये तंत्रिका तंतु द्वारा पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में और रक्त वाहिनियों के अग्रपिंड से ये संबंधित होते हैं। इसी प्रकार से जो हाइपोथैलेमस है, ये पीयूष ग्रंथि से जो स्रावित होने वाला हार्मोन है, उसका नियंत्रण करता है। ये जो आपका हाइपोथैलेमस है, ध्यान रखिएगा कि जो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, उसका नियंत्रण कौन करता है? तो वो करता है हाइपोथैलेमस। यह अंतःस्रावी तंत्र की सुप्रीम कमांडर कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये किसका नियंत्रण कर रहा है? तो जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकल रहा है, उसका ये नियंत्रण कर रहा है। इसीलिए हम इसको सुप्रीम कमांडर कहते हैं। किसको? हाइपोथैलेमस को। तो आपने 2 चीज़ देखा क्या? एक तो थैलेमस देखा और दूसरा आपने हाइपोथैलेमस देखा। अब अगर हम बात करें जो हमारा हाइपोथैलेमस है, इसके कुछ प्रमुख कार्य होते हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। ज़रा एक बार हम उस कार्य पर नज़र अगर डालें तो कार्य क्या-क्या हैं? ज़रा हम एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे जो हाइपोथैलेमस के कार्य में आता है, वो ये आता है कि ये यानी कि जो हाइपोथैलेमस है, यह तंत्रिका तंतुओं को सुषुम्ना शीर्ष की ओर भेजकर श्वास क्रिया में मदद करता है। श्वास क्रिया में कौन मदद कर रहा है? तो ये आपका तंत्रिक ये हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस तंत्रिका तंतुओं को सुषुम्ना शीर्ष यानी कि जो आपके मेरुरज्ज शीर्ष हैं, उनकी ओर भेजकर श्वसन क्रिया में ये मदद करता है। दूसरा आपका आ जाता है ये जो आपने सुषुम्ना शीर्ष सुना, ये इसकी इंग्लिश होती है मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में आपने सुना, तो यही इसी को हिंदी में सुषुम्ना शीर्ष के नाम से भी जानते हैं। दूसरा कार्य क्या है? दूसरा है आपका कि सभी प्रकार के संवेगात्मक व्यवहारों के संचालन का प्रमुख केंद्र है। यानी कि जो आप संवेगात्मक व्यवहार करते हैं, इसका संचालन कहाँ से होता है? तो इसी हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है, जो कि हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। अगली बात करें हम, ये निद्रा केंद्र हाइपोथैलेमस में ही स्थित होता है। जो हमारा निद्रा केंद्र होता है, ये हमारे हाइपोथैलेमस में ही स्थित होता है। अतः यह सोने और जागने की क्रिया पर नियंत्रण करता है। तो हमारे सोने और जागने की क्रिया पर नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो मस्तिष्क का अग्र भाग करता है। अग्र में भी आपका हाइपोथैलेमस करता है, ठीक? ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये आपके लिए एक-एक क्वेश्चन है, ये आपसे एक-एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगर इच्छा हो, आपकी अंगुलियों को तकलीफ ना हो, तो नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगला जो कार्य है इसका, ज़रा हम उसको भी देख लेते हैं। अगला कार्य है आपका शरीर में नियत तापक्रम बनाए रखने में सहयोग करता है। यानी कि जो आपके शरीर का टेम्परेचर है, आपके शरीर में टेम्परेचर को मेंटेन बनाए रखने में भी ये हेल्प करता है। भूख, प्यास, मोटापा इत्यादि पर नियंत्रण करता है। अगर हम बात करें ये क्या करता है, तो ये आपका भूख हो गया,
प्यास हो गया और ये आपका भूख हो गया, प्यास हो गया, मोटापा हो गया, इन सभी पर ये नियमन करता है। साथ ही साथ लैंगिक व्यवहारों का नियमन एवं नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। क्या होता है? तो जो लैंगिक यानी कि जो सेक्सुअल बिहेवियर है, उसका नियमन और नियंत्रण ये कौन करता है? थैलेमस के द्वारा ही होता है, हाइपोथैलेमस। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाइपोथैलेमस। और साथ ही साथ ये कुछ और कार्य करता है, जैसे जैसे जो हमारे शरीर में फैट हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन हैं, इन सभी के पाचन में ये नियमन करता है। ये आपके शरीर के ताप को बनाए ही रखता है, आपने देखा। ये जठर रस यानी कि जो हमारे गैस्ट्रिक एसिड हैं, जठर अम्ल हैं, जठर अम्ल के स्रावण में भी ये स्रावण को भी नियंत्रित करता है। तो ये हमारा जो हाइपोथैलेमस है, ये तमाम प्रकार के कार्य करता है। ये आपने क्या देखा? ये आपने देखा कि हाइपोथैलेमस के कार्य। अगर हम बात करें थोड़ा-सा अब जो हमारा प्रमस्तिष्क है यानी कि जो हम सेरिब्रम है हमारा। सेरिब्रम क्या है? तो हमारे मस्तिष्क का ये सबसे बड़ा भाग होता है। ध्यान रखिएगा कि मस्तिष्क क्या होता है? ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और यह दाएँ व बाएँ प्रमस्तिष्क गोलार्ध में बँटा होता है और यह हमारे ऐच्छिक कार्यों से संबंधित होता है। तो ध्यान रखिएगा हमारे ऐच्छिक कार्यों का संबंध किस भाग से होता है? तो मस्तिष्क के अग्रभाग से, वो भी सेरिब्रम से। ठीक? इसकी इंग्लिश ध्यान रखिएगा, हिंदी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। और जो ये आपका सेरिब्रम है, ये अग्र मस्तिष्क के ऊपर वाले भाग को प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं और ये सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक? एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा सेरिब्रम है, सेरिब्रम के ऊपर का भाग गुंबज की तरह और नीचे का भाग समतल होता है। प्रमस्तिष्क के सतह पर कई उभारें और दरारें भी आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर आगे हम बात करें प्रमस्तिष्क के कार्य की, तो ये जो हमारा प्रमस्तिष्क है, वो क्या-क्या कार्य करता है, ज़रा हम एक बार इसको भी देख लेते हैं अपने प्रमस्तिष्क के कार्य को। अगर हम बात कर रहे हैं प्रमस्तिष्क के कार्य की, तो सबसे पहले ये क्या करता है? संवेदनिक क्रियाएँ करता है। संवेदनिक क्रियाओं में क्या आता है? यानी कि जो आपके सेंसरी फंक्शंस होते हैं, वो है। क्या करता है ये? सेंसरी फंक्शंस होते हैं। ये भाग शरीर के विभिन्न भागों से ताप, दर्द, स्पर्श, चुभन, दाब इत्यादि संवेदी उत्तेजनाओं को ग्रहण करता है। सोचना, समझना, इच्छा करना, सुख, दुःख इनका अनुभव इत्यादि इसका मुख्य कार्य होता है और मानव शरीर के संपूर्ण संवेदनिक क्रियाओं को कई भागों में हमने बाँट रखा है। अगर हम बात करें सबसे पहले तो श्रवण संबंधी अनुभव। श्रवण संबंधी अनुभव का क्या मतलब हो गया? जो ये प्रमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क के शंख खंड, ध्यान रखिएगा क्या है वो आपका? शंख खंड। ये थोड़ा नोट डाउन करिएगा। शंख खंड के द्वारा श्रवण संबंधी अनुभव का ज्ञान होता है और यह क्रिया कान में उपस्थित जो संवेदी रोम कोशिकाएं हैं, उनके द्वारा शंख खंडों में पहुंचती है, जिससे हमको ध्वनियाँ सुनने को मिलती हैं या ध्वनियाँ हमें सुनाई देती हैं। अगला है आपका दृष्टि संबंधी अनुभव। अगर हम बात कर रहे हैं दृष्ट संबंधी अनुभव की, तो दृष्ट संबंधी अनुभव का ज्ञान हमें पश्च कपाल खंड के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पश्च कपाल खंड के द्वारा होता है और नेत्र की तंत्रिका प्रवाह दृष्ट संबंधी वेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगला है आपका सूंघने संबंधी अनुभव, यानी कि सूंघने का केंद्र
शंख खंड के भीतरी भाग में उपस्थित होता है और ये संवेदनाएं नाक से घ्राण तंत्रिका द्वारा पहुंचती हैं और हमें गंध का ज्ञान होता है। इसी प्रकार से आपका जो स्वाद केंद्र है वो आपके पास पारिखा के ऊपर होता है। जीभ पर जो ये पाए जाते हैं, क्या बोलते हैं इनको, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। आपने पढ़ रखा है कि जीभ पर हमारे क्या होती हैं, तो हमारे जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनसे तंत्रिका तंत्र स्वाद ग्रहण करके इन क्षेत्रों में पहुंचा देता है। अगला है बोध संबंधी अनुभव। तो बोध अनुभव केंद्र जो पार्श्व हमारा कपाल खंड है उसमें स्थित होता है और शरीर के विभिन्न अंगों में स्थित जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिकाओं से जो तंत्रिका प्रवाह निकलता है वो मस्तिष्क के इसी भाग में पहुंचता है। और जैसे जो स्पर्श हो गया, जो ताप हो गया, जैसे हम कोई चीज़ गर्म या ठंडी चीज़ को छूते हैं तो हमें तुरंत पहुंचता है, तुरंत हमें पता चलता है। चुभन का अनुभव होता है, यानी कि हमें दर्द होता है, कोई चीज़ चुभता है, तो इन सभी का हमें अनुभव बोध अनुभव के द्वारा होता है। और ये किसका पार्ट है, प्रामस्तिष्क का पार्ट है, यानी कि जो हमारा सेरिब्रम है, सेरिब्रम का ये कार्य होता है। अगले अगर हम बात करें, ये आपने देखा एक क्रिया, दूसरी यहाँ पर दिया नहीं गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये होता है आपका प्रेरक क्रियाएं। जैसे प्रेरक क्रियाओं में क्या आता है, प्रेरक क्रिया, ये आप यहाँ पर .2 डालिएगा और यहाँ पर डालिएगा सॉरी, ये हो गया आपका प्रेरक क्रिया। क्या हो गया, प्रेरक क्रिया। इस पॉइंट को भी ज़रा ध्यान रखिएगा, ये दूसरा कार्य होता है उसका। तो इसमें होता क्या है, तो प्रेरक क्रियाओं का संचालन और नियंत्रण भी इसी सेरिब्रम के माध्यम से होता है और इसी में प्रेरक केंद्र उपस्थित होते हैं। प्रेरक केंद्र जो होता है वो ललाट खंड के अग्रभाग में केंद्रीय पारिक के पास में रहता है और इस भाग में पिरामिड के आकार की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। हालाँकि अभी हमने ये जो देखा, क्या देखा? हमने देखा सेरिब्रम देखा, हमने क्या देखा? थैलेमस देखा और हमने साथ ही साथ हाइपोथैलेमस की बात की। अगर हम बात करें, अभी जब हमने सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन देखा था, तो उसमें अग्र मस्तिष्क के और 3-4 भाग देखे थे, जिसमें आपका घ्राणकंद था, आपका बेसल गैंग्लिया था। तो थोड़ा-सा इसके बारे में समझते हैं। अगर हम घ्राण पिंड के बारे में बात करें, तो ये नाक के ठीक ऊपर स्थित होता है और अधर तल से यह पिंड प्रामस्तिष्क से निकलता दिखाई देता है। अगर हम बेसल गैंग्लिया की बात करें, तो ये भी प्रामस्तिष्क गोलार्ध के भीतर धूसर पदार्थ से बने होते हैं। इसमें हमने इसको क्यों नहीं देखा, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। हमसे मुख्य रूप से इन्हीं तीनों के बारे में पूछा जाता है, जो कि आपका है क्या, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम। ठीक? ये आपने समझा अग्रभाग को। अब हम बढ़ते हैं अपने मध्य भाग की तरफ, यानी कि मस्तिष्क का जो अग्रभाग था, हमने उसको देखा, उसके कार्य को समझा। अब हम चर्चा करेंगे मस्तिष्क के मध्य भाग की। तो आपने देखा कि अग्रभाग तो हमारा समाप्त हो गया। बात कर रहे हैं हम अपने मध्य मस्तिष्क की। हमारे मस्तिष्क का जो मिडिल पार्ट है, यानी कि मध्य मस्तिष्क है, ज़रा हम उस पर प्रकाश डालते हैं कि वो क्या है, क्या कार्य करता है, क्यों है। ठीक? आपको मध्य मस्तिष्क के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस 1-2 पॉइंट हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें हमारे मध्य मस्तिष्क की, तो आपने इसमें 2 पार्ट देखे थे या 2 भाग इसके देखे थे। कौन-कौन सा? एक पहला था आपका सेरेब्रल पिंडकल। क्या था? सेरेब्रल पिंडकल था। दूसरा था आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या था? दूसरा था आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब ये जो आपका सेरेब्रल पिंडकल था, ये मध्य मस्तिष्क सबको मस्तिष्क
के अन्य भागों के साथ जोड़ता है। यानी कि जो ये मध्य मस्तिष्क है, ये आपके मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ने का कार्य करता है। कौन करता है? तो ये जो आपका सेरेब्रल पेंडिकल है। अगर हम बात करें दूसरे आपके जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, तो ये क्या करता है? ये संख्या में 4 छोटे गोलाकार संरचनाएँ होती हैं, जो कि देखने व सुनने की क्रिया से संबंधित होती हैं। ये देखने और सुनने की क्रिया से संबंधित होती हैं। कौन? जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है। मध्य मस्तिष्क का जो ऊपरी भाग है, इसमें 2 जोड़ी यानी कि यही 4 पाए जाते हैं और ये देखने की क्रिया को संपन्न करते हैं। साथ ही साथ ये आपकी आँखों की गति का नियंत्रण भी करते हैं। देखने और सुनने की बात हो रही है, तो इसका मतलब कि आपके जो श्रवण हैं यानी कि श्रवण केंद्र हैं और दृष्टि केंद्र हैं, ये दोनों पर नियंत्रण करती हैं। श्रवण केंद्र द्वारा ये सुनने की क्रिया में भी सहायता प्रदान करती हैं। अगर हम बात करें कि मध्य मस्तिष्क की निचली सतह को तल कहते हैं और इसके द्वारा ज्ञान तंत्रिका प्रवाह मस्तिष्क के ऊंचे केंद्रों की ओर होता है। ठीक, ये अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच का भाग होता है और एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करता है। हालांकि हमें पता ही है कि मध्य का मतलब क्या है। इसका एक सिरा अग्र मस्तिष्क से जुड़ा होगा, तो ये एक दूसरा सिरा क्या होगा? ये दूसरा सिरा आपका जुड़ा होगा पश्च मस्तिष्क से। यानी कि ये दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, ये एक ब्रिज का कार्य करता है। ठीक, ये आपने मध्य मस्तिष्क को समझा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, बस इन्हीं दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम पश्च मस्तिष्क के बारे में। यानी कि जो हमारे मस्तिष्क का अंतिम भाग है, पिछला भाग है, क्या है वो? पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन है। ये भी 3 भाग होते हैं इसके। कौन-कौन सा? एक होता है सेरिबेलम, दूसरा होता है पोन्स फेरुलाई और तीसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये 3 पार्ट होते हैं आपके पश्च मस्तिष्क के। अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले अनुमस्तिष्क, यानी कि अगर हम बोले इसे अनुमस्तिष्क या हम इसी को बोलें सेरिबेलम। तो ये सेरिबेलम करता क्या है? सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, ये प्रामस्तिष्क से छोटा होता है और पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यानी कि यहाँ से आपको 2 पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? आपके मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रामस्तिष्क। और दूसरा बड़ा भाग क्या है? दूसरा बड़ा भाग है ये आपका अनुमस्तिष्क, जिसे हम कहते हैं सेरिबेलम। ये सेरिबेलम क्या है? आपके पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और आपके अग्र मस्तिष्क जो है, प्रामस्तिष्क है, उससे छोटा होता है। इसमें सामने की तरफ पोन्स और सुषुम्ना शीर्ष यानी कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो उपस्थित होता है और जो पोन्स और ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये सेरिबेलम के से चतुर्थ निलय द्वारा अलग किए जाते हैं। एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, एक जो स्वस्थ युवा होता है, उसके शरीर में ये 150 ग्राम होता है। ठीक, और ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपका अनुमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क क्या करता है? तो ये शारीरिक संतुलन को बनाए रखना और ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है। जो व्यक्ति अधिक शराब का सेवन करते हैं, उनका यही सेरिबेलम प्रभावित होता है, जिससे व्यक्ति का जो संतुलन है वो भी बिगड़ता है, वो भी प्रभावित होता है। ठीक, ये क्या करता है? ये आपके शरीर के जो ये जो इसी क्रिया के द्वारा आपके शरीर का सामान्य स्थित रहता है। साथ ही साथ ये विभिन्न अंगों जैसे पेशी हो गई, जोड़े हो गए, इन सभी पर ये क्या करता है? इन सभी पर अपना सामंजस्य बनाए रखता है। और ये सभी प्रकार की कुशल और जो जटिल क्रियाएँ हैं, उनको व्यवस्था पूर्वक क्रम से बनाए रखता है। तो ये जो हमारा सेरिबेलम है, ये तमाम प्रकार के कार्य करता है।
अगर हम यहाँ बात करें पॉन्स वेरुलाई की, यानी कि सेतु की बात हो रही है। तो ये जो सेतु होता है, ये ध्यान रखिएगा अनुमस्तिष्क यानी कि जो आपने देखा सेरिबेलम, उसके सामने का भाग होता है और तंत्रिका तंत्र की बनी हुई एक पट्टी होती है और ये सफ़ेद रंग से बनी होती है। जो आपका पॉन्स फेरुलाई है, ये सफ़ेद पदार्थ की बनी होती है और पॉन्स ही, ये जो आपका पॉन्स है, पॉन्स ही आपके सेरिबेलम के दोनों गोलार्धों को मिलाने का कार्य करता है। ये पश्च मस्तिष्क और हमारा जो मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क को मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ने का कार्य करता है। कौन? ये जो हमारा पॉन्स वेरुलाई होता है। अगर हम बात करें मेडुला ऑब्लोंगेटा की, तो ये मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है जो कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है। हमने आपसे 3 दिन एक ही क्वेश्चन पूछा और कल तो हमने आपको काफ़ी हद तक बता दिया था क्या कि ये जो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है, आपने इसे और कहाँ पढ़ा है? तो हमने आपको ये भी बताया था कि ये हमने श्वसन तंत्र में पढ़ा था, जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने इसको पढ़ा था। ज़रा एक बार बताइएगा कि ये कौन-सा कार्य वहाँ पर कर रहा था? अगर कोई क्वेश्चन आपसे 1 बार, 2 बार, 3 बार पूछा जा रहा है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कि आपने पढ़ा नहीं या फिर आप अभी भी उस चीज़ को पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो फिर से आपसे बोल रही हूँ, जाके एक बार अपने, मतलब मैंने आपको वो टॉपिक भी बता दिया, क्लास भी बता दिया, लेकिन तब भी आप ये नहीं कह रहे हैं। मैं फिर से ये बता रही हूँ, आपको ये मिलेगा कहाँ पर? जो हमने रेस्पिरेटरी की लास्ट क्लास की है, उसी में आपको ये मिलने वाला है, ठीक? तो ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये करता क्या है? तो ये आपके शरीर में जो भी अनैच्छिक क्रियाएँ होती हैं, उनका नियमन करता है। अब अनैच्छिक क्रिया की बात होती है, तो अनैच्छिक क्रिया क्या है? जैसे हृदय का धड़कना, आंतरिक अंग जैसे आपके पाचन हो गया, आहार नाल हो गई, इन सभी का ये कंट्रोल करता है। अनैच्छिक क्रियाएँ वो क्रियाएँ होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जो स्वतः ही होती रहती हैं। अगर हम बात करें ऐच्छिक क्रियाओं की, तो जो हमारी इच्छा पर डिपेंड करते हैं, वो होती हैं हमारी ऐच्छिक क्रियाएँ, ठीक? तो ये आपने क्या देखा? आपने देखा पॉन्स वेरुलाई की जो क्रिया होती है, आपने उसके बारे में समझा। अब हम अगर लास्ट बात करें, जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये हमने बात तो कर लिया, मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में हमने बात कर लिया, ये क्या करता है? तो ये आपका आपके जो अनैच्छिक क्रियाएँ हैं, उनका नियमन करता है। ये मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण भाग है और ये जो आपका सुषुम्ना शीर्ष है, सुषुम्ना शीर्ष को मेरु शीर्ष भी कहते हैं। सुषुम्ना के ऊपर एक फूला हुआ भाग होता है, जिसे सुषुम्ना शीर्ष कहते हैं, ठीक? इसे इसके जो भीतर धूसर पदार्थ तथा बाहर श्वेत पदार्थ भरा होता है। इसे ज़रा नोट डाउन करिएगा कि जो हमारा सुषुम्ना है, उसके भीतर में कौन-सा पदार्थ होता है? तो भीतर में ये क्या होता है? भीतर में या अंदर में ये क्या होता है? धूसर रंग का पदार्थ होता है और अगर हम बात करें बाहर, तो इसमें श्वेत पदार्थ होता है। ये पॉइंट आपका छूट गया है, ज़रा एक बार नोट डाउन करिएगा प्लीज़। अब हम बात कर लेते हैं, ये आपने देखा पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में हमने सुषुम्ना देखा, यानी कि हमने क्या देखा? हमने सेरिबेलम देखा, हमने पॉन्स वेरुलाई देखा और हमने मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में चर्चा किया। अब ज़रा इन सभी के कार्यों को अगर हम एक साथ देखें, तो क्या इन्होंने क्या कार्य किया है? पश्च मस्तिष्क के क्या-क्या कार्य हैं, ज़रा एक बार हम उसको देख लेते हैं एक साथ में। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? पश्च मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क, यानी कि जो हमारा सेरिबेलम है, उसके कार्य को देखेंगे। हालाँकि आपने ये सारे कार्यों के बारे में अभी-अभी चर्चा किया है। तो अगर हम बात कर रहे हैं अनुमस्तिष्क, यानी कि जो हमारा सेरिबेलम है। सेरिबेलम करता क्या है? तो ये प्रेरक तंत्र का समन्वय है। क्या है? प्रेरक तंत्र का समन्वय है। शरीर
संस्थित नियमन करता है, शारीरिक गति एवं चाल का नियमन करता है, शारीरिक संतुलन बनाए रखने में ये सहायता करता है। कौन? जो आपका सेरिबेलम है। अगर हम बात करें पॉन्स की, पॉन्स क्या है? तो ये आपके अनुमस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को मिलाता है, भोजन चबाने का ये केंद्र होता है, नेत्रों की पेशियों का संचालन केंद्र है ये, साथ ही साथ स्वाद, ज्ञान, लार श्रावण केंद्र भी ये होता है। अगर हम चौथे की बात करें जो कि है आपका ऑब्लिंगेटा, यानी कि मेडुला ऑब्लिंगेटा है, ये है आपका सुषुम्ना शीर्ष। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका हृदय केंद्र, साथ ही साथ ये आपका श्वसन केंद्र होता है, ये आपका वैसोमीटर केंद्र होता है, ये आपका प्रतिवर्त केंद्र होता है, ये आपका जीवनावश्यक केंद्र होता है, साथ ही साथ ये आपके श्वसन क्रियाओं का नियमन करता है, रक्त परिसंचरण नियमन करता है, भोजन निगलने में सहायता प्रदान करता है। तो बेसिकली ये जो हमारा सुषुम्ना शीर्ष है, ये आप देख रहे हैं किस तरह से कितना कार्य करता है। ये आपने पूरा क्या पढ़ लिया? आपने मस्तिष्क के तीनों भागों के बारे में पढ़ लिया। अब अगर हम चर्चा करें, अब हम किसकी चर्चा करेंगे? अब हमारा लास्ट पॉइंट बच रहा है इसमें सुषुम्ना मेरुरज्जु, या जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अब आज की क्लास के लिए हम यही लास्ट पॉइंट रखेंगे, हमारा जो है सुषुम्ना नाड़ी जिसे बोलते हैं, या फिर हम जिसे मेरुरज्जु के नाम से जानते हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में समझेंगे कि ये जो हमारा सुषुम्ना नाड़ी है या जो हमारा मेरुरज्जु है, ये क्या होता है। इसके थोड़े से कार्यों पर चर्चा करेंगे और हम अपनी क्लास को यहाँ पर समाप्त करेंगे। हालांकि अभी जो आपका नर्वस सिस्टम चल रहा है, ये अभी आज समाप्त नहीं हुआ है। अभी कल की क्लास में हम इसको देखेंगे और कल की क्लास हमारी तंत्रिका तंत्र की लास्ट क्लास होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस मेरुरज्जु की। तो थोड़ा सा हम समझते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ये क्या होता है? यहाँ से पॉइंट थोड़ा नोट डाउन कीजिएगा। ये मस्तिष्क के अंतिम भाग मेडुला ऑब्लंगेटा से जुड़ा रहता है। ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है या जो आपका मेरुरज्जु है, ये होता क्या है? तो ये सुषुम्ना नाड़ी या फिर मेरुरज्जु से ये क्या होता है? मस्तिष्क की अंतिम मेडुला ऑब्लंगेटा से जुड़ा होता है, और ये आपके सुषुम्ना नाड़ी या फिर मेरुरज्जु भी जो होता है, ये मस्तिष्क का आवरण से ढका होता है, और ये प्रमस्तिष्क मेरु तरल से भी घिरा होता है। ये लंबी खोखली व बेलनाकार संरचना होती है, जो कि चारों ओर से मेरुदंड या फिर रीढ़ की हड्डी से घिरी होती है। मेरुरज्जु भी मस्तिष्क की तरह ही आवरण से घिरा होता है, जिसे हम मेनिन्जेस कहते हैं। ये जो है इसी के द्वारा ढका होता है। इसमें भी आपको 3 परतें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी हैं वो? तो उसमें सबसे पहले आपका है ड्यूरा मैटर। क्या है आपका? ये है आपका ड्यूरा मैटर, दूसरा है आपका एरिकोनेड, और तीसरा है आपका पाया मैटर। अगर हम बात करें, ये जो आपका ड्यूरा मैटर है, इसे आप दृढ़ तानिका भी कहते हैं, और ये जो आपका एरेकोनोइड है, इसे हम कहते हैं जाल तानिका, और जो आपका पायामीटर है, ये आपका पायामीटर है, ये इसे हम बोलते हैं मृदु तानिका। ध्यान रखिएगा, सिर्फ इंग्लिश ही ध्यान रखना है। तो ये जो आपका ड्यूरा मैटर है, ये ड्यूरा मैटर सबसे बाहरी और कठोर परत होती है। क्या होती है? ये सबसे बाहरी और कठोर परत होती है। ये मस्तिष्क के सभी नाजुक अंगों की सुरक्षा करता है और सहारा प्रदान करता है। आपने इसका फिगर स्टार्टिंग में ही देखा था। तो इसके ठीक नीचे जाल तनिका होता है, यानी कि जो एरेकोनोइड है ये होता है, और जो दृढ़ तनिका से
कम कठोर होता है, यानी कि इससे जो आपका ड्यूरा मैटर है इससे थोड़ा कम कठोर होता है और लचीले संयोजी ऊतक का ये बना होता है। ये मस्तिष्क आवरण का मध्य भाग होता है। जो एरेक्नोइड जो है आपका, इसके नीचे जो आपका पायामीटर है, पायामीटर का स्तर होता है और ये जो आपका पायास्टर है पाया मैटर है, पाया मैटर में ही रक्त नलिकाओं का जाल बिछा होता है। ये जो आपका तीसरा होता है, इसमें ही रक्त नलिकाओं का जाल बिछा होता है और ये प्रामस्तिष्क मेरु तरल से भरा होता है। वो जो आपने फ्लूइड देखा था उसी से भरा होता है और जो हमारा प्रामस्तिष्क मेरु तरल में जो हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, हमारा जो ब्रेन है वो डूबा होता है। और ये जो तरल है मस्तिष्क को आघातों से, चोटों से, बाहरी जितने भी चोट लगने वाले हैं, जो भी आघात लगने वाले हैं, धक्के आदि से बचाने का कार्य करता है। आई होप कि जब हमने ये स्टार्टिंग में ही आपने ये तीनों फिगर देखा था, जैसे जो हमारा ये रेड कलर का ब्रेन था, फिर ये 3 परतें पाई जा रही थी और ये एक बॉक्स में था, ठीक? तो वो फिगर आपके दिमाग में आ रहा होगा। इन झिल्लियों के बीच में क्या होता है? इन झिल्लियों के बीच में भी प्रामस्तिष्क मेरुद्रव पाया जाता है, वही जो फ्लूइड पाया जाता है जो कि बाहरी आघातों से रक्षा करता है। अगर हम बात करें इसके लंबाई की, तो नर में ये 45 सेंटीमीटर लगभग होता है और मादा में ये 42 सेंटीमीटर के लगभग होता है, ठीक? ये आपने क्या देखा? मेरुरज्जु देखा। अब अगर हम मेरुरज्जु के कार्य के बारे में थोड़ा-सा बात करें, तो इसके प्रमुख 2 कार्य होते हैं। मेरुरज्जु के प्रमुख 2 कार्य होते हैं। पहला क्या है? पहला है आपका प्रतिवर्ती क्रियाओं में भाग लेना, यानी कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसमें ये भाग लेता है। जो हमारा सुषुम्ना नाड़ी है या जो हमारा मेरुरज्जु है, हम यहाँ मेरुरज्जु की ही बात कर रहे हैं, तो मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया के समूहों का केंद्र होता है और मानव जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सोचता रहता है। ये हम आप ही हैं, हम ही हैं। क्या हम 1 मिनट के लिए भी हम सोचना बंद करते हैं? नहीं, हम जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और उसी के अनुरूप क्रिया भी करते हैं। कुछ क्रियाएँ तो अपने आप ही हो जाती हैं, इसके लिए सोचना, समझना इन सब की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर हमारे हाथ में कोई सुई चुभ गई हो, अगर कोई सुई चुभ गई हो या फिर कोई गर्म चीज़ हमने छू लिया हो, कोई काँटा चुभ गया हो, तो हम क्या करेंगे? तुरंत अपना हाथ हटाते हैं, हम सोचते विचारते नहीं हैं। हाथ हटाने की क्रिया अपने आप हो गई, इसके लिए हमें सोचने की आवश्यकता तो थी नहीं, हमने सोचा। ये बताइए कभी आपके पैर में अगर कीली चुभ जाए, तो क्या आप सोचेंगे कि मुझे हटाना है कि नहीं हटाना है? जैसे ही आपके पैर पर सुई चुभेगी, अपने आप आपका पैर जो है उठ जाएगा, उसके लिए आप सोचेंगे, समझेंगे नहीं। पाँव खींचने की क्रिया अपने आप आपने की, अपने आप हुआ। तो इसी तरह की जो क्रियाएँ हैं हमारे शरीर में निरंतर होती रहती हैं, इनका आभास हमें नहीं होता है। सबसे पहले जब हमारे पैर में काँटा चुभा, तो हमारे जो तलवे थे, हमारे तलवे की त्वचा में उपस्थित जो भी हमारी तंत्रिकाएँ थी, वो काँटा चुभने का संवेग प्रवाह को मस्तिष्क तक ले जाती हैं। मस्तिष्क में उस अंग विशेष से संबंधित जो संचालन क्रियाएँ हैं, तंत्रिकाएँ हैं, वो उपस्थित होती हैं और वो मस्तिष्क द्वारा दिए गए आदेश को लेकर उससे संबंधित अंग तक पहुँचाती हैं। और पैरों की जो पेशियाँ हैं, पैरों की पेशियों में संकुचन होने लगता है और पाँव अपने आप ही उठ जाता है। जैसे अगर हम बात करें आपके हाथ में कोई काँटा चुभ गया, ये आपका हाथ है, ठीक? तो ये आपके हाथ पैर हो गया, इसमें काँटा चुभा। अब यहाँ से जो तंत्रिकाएँ थी तुरंत आपके ब्रेन ने यहाँ से आपको आदेश दिया और आपका पैर यहाँ से तुरंत उठा। ये इतनी जल्दी कार्य हुआ कि आपको कोई सोचने समझने की आपको सोचने समझने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं, मतलब आप बैठे ही हैं और आपके आँखों पर अचानक से लाइट ज़्यादा पड़ती है
तो क्या करते हैं, आपकी आँखें तुरंत बंद हो जाती हैं, या कोई धूल, मिट्टी आपकी आँख में पड़ जाता है, तो ये अपने आप बंद हो जाता है। यही क्रियाएँ आपकी प्रतिवर्त क्रियाएँ कहलाती हैं। इसके लिए हमें सोचने, समझने, इन सब की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जैसे जिन कार्यों के लिए आप सोचते समझते नहीं हैं, वो आपकी प्रतिवर्त क्रियाएँ कहलाती हैं। अगर हम दूसरी बात करें, शरीर के विभिन्न भागों तथा मस्तिष्क में तंत्रिकाओं द्वारा संबंध बनाए रखना। ये जो हमारा सुषुम्ना नाड़ी है, मेरुरज्ज है, ये शरीर के विभिन्न भागों तक संवेग पहुँचाने वाली तंत्रिकाओं और मस्तिष्क के बीच संबंध बनाए रखती हैं। मस्तिष्क को शरीर तंत्र का प्रधान कार्यालय माना जाता है और सुषुम्ना नाड़ी को सहायक कार्यालय माना जाता है। अगर ये जो हमारी मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु में किसी प्रकार से कोई क्षति, कोई चोट, कोई आघात लगता है, तो उस स्थान से नीचे वाले अंगों की विपरीत ओर की पेशियाँ प्रभावित होती हैं और उनकी कार्य क्षमता, उनकी कार्य शक्ति जो होती है, वो नष्ट हो जाती है। ये जो हमारा सुषुम्ना नाड़ी है, ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी संवेदी और संचालक दोनों ही प्रकार के तंत्रिका तंतुओं से मिलने से बनी होती है। यानी कि अगर स्पर्श हो गया, पीड़ा हो गया, ताप हो गया, इन सारी चीज़ों का बोध संवेदी तंत्रिका तंतुओं द्वारा चालित होता है और त्वचा से ऊपर की ओर सुषुम्ना नाड़ी से होकर ये मस्तिष्क के विभिन्न केंद्रों में पहुंचती हैं। सुषुम्ना जो है, ये जो हमारी मेरुरज्जु है, ये प्रेरक तंत्रिकाओं की सहायता से जो हमारे संवेगों को संबंधित अंगों तक पहुंचाते हैं और ये सुषुम्ना तंत्रिका जो होती है, ये आपके चलने फिरने इन सारी क्रियाओं को बंद कर सकती है। अगर अगर हम बात करें कि जो अगर हमारे ये सुषुम्ना तंत्र है, इसको अगर चोट पहुंचती है, अगर इसको सुषुम्ना नाड़ी को चोट लगती है, तो इससे आपके चलने-फिरने तक की क्रिया भी बंद हो सकती है, ठीक? तो ये हमारा जो मेरुरज्जु है, ये हमारे मस्तिष्क में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। हमारे मस्तिष्क को अगर किसी तरह की हानि पहुँचती है, तो हमारे कई कार्यों में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं, हमारे कई कार्य ऐसे होते हैं, जो जिनमें रुकावट आ जाता है। तो ये आपने देखा मेरुरज्जु के बारे में। आज हमने क्या-क्या देखा? आज हमने मस्तिष्क के तीनों भागों को अलग-अलग करके पढ़ा। हमने जितने भी इनके कार्य थे, कार्य को समझा। मैं फिर भी आपसे कह रही हूँ, इसमें काफ़ी पॉइंट ऐसे हैं जो कि अभी छूट रहे हैं। तो हम उन्हें क्वेश्चन के माध्यम से कवर अप करने की कोशिश करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो प्रैक्टिस सेट होता है, उसको मिस मत किया कीजिए। क्योंकि इसके साथ-साथ वहाँ पर कम से कम आपको बीसों ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो बिल्कुल नए-नए से मिलने वाले हैं। चाहे वो आपकी तंत्रिका तंत्र हो, चाहे वो आपका श्वसन तंत्र हो, आपने देखा कि किस तरह से हम वहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी आपको बिल्कुल आसान-आसान सा लग रहा होगा क्योंकि आप 1 टॉपिक 2 टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन जब ये क्वेश्चन आपके मिक्स होकर आते हैं ना, 125 क्वेश्चन के साथ में आते हैं, तब वहाँ पर भेजा आपका काम नहीं करता है क्योंकि ऑप्शन इतने क्लोज़ के दिए होते हैं ना कि हम वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें एक्चुअली में सही क्या करना है। हमें आता तो सब रहेगा, हमें समझ में सब आएगा कि ये पूछ क्या रहा है, लेकिन हमें वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी उसके ऑप्शन को देखकर। यहाँ पे अभी आप एक टॉपिक पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कहते हैं बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। लेकिन जब आप मिक्स क्वेश्चन करेंगे, सारे पूछे पूरे पाँचों ब्रांच को कवर अप करते हुए करेंगे। पाँचों ब्रांच क्या, अभी तो हम अगर फिजियोलॉजी को ऐड करें तो ये 6 ब्रांच हो जा रहा है। अगर हम इन 6 ब्रांच को कवर अप करते हुए क्वेश्चन करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम ऑप्शन में कन्फ्यूज़ होंगे ही होंगे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो नया मिलता है आप उसे नोट डाउन करते हुए चला कीजिए। साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उन्हें भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापा कीजिए। चलिए फिर आज के लिए हम यही इतना रखते हैं। अगर बुक होगी तो कल पढ़ के आइएगा तंत्रिका कोशिका के बारे में, उसमें हम कल पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। कल हम क्या पढ़ने वाले हैं?
कल हम पढ़ने वाले हैं न्यूरॉन्स के बारे में। अगर बुक होगी तो पढ़कर आइएगा, अच्छी बात है। अगर नहीं होगी तो हम तो यहाँ पर डिस्कस करने ही वाले हैं, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।